ठीक है, तो कल क्या पढ़ाया था? कल पढ़ाया था जीरोथ लॉ। क्या था जीरोथ लॉ? फर्स्ट लॉ के बाद बना, लेकिन जीरोथ लॉ क्या है? जीरोथ लॉ क्या है? जीरोथ लॉ में याद करो, एक तो डायग्राम बनवाया था जिसमें एक एडियाबैटिक वॉल लिए थे हम लोग। एडियाबैटिक वॉल लिए थे, ठीक है। एडियाबैटिक वॉल लिए थे इस तरह से कि इससे जो हीट ट्रांसफर बाहर ना हो, हीट ट्रांसफर बाहर ना हो। अंदर में क्या लिए थे? अंदर में हम लोग एक डायाथर्मिक वॉल लिए, समझे? डायाथर्मिक वॉल लिए कि यहां से यहां तक हीट ट्रांसफर हो, और इसके बीच में क्या ले लिए? एक और एडियाबैटिक वॉल ले लिए, एक और एडियाबैटिक वॉल ले लिए। इसको सी कह दिए, इसको ए कह दिए, इसको बी कह दिए। और क्या बताया था कि व्हेन ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम with C and B is in thermal equilibrium with C, then A and B will be in thermal equilibrium। यही बताया था कि ए अगर सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और थर्मल इक्विलिब्रियम कब आता है? जब टेम्परेचर सेम होता है। तो इफ, इसका मतलब है कि दूसरा अगर तौर पर अगर इसको देखें कि इफ टेम्परेचर एट सी इज इक्वल टू टेम्परेचर एट ए, टी मतलब क्या है? टेम्परेचर, एंड temperature at C is equal to temperature at B, then temperature at A is equal to temperature of B। समझे? इसका दूसरा मीनिंग क्या हो गया कि अगर A और C दोनों का टेम्परेचर क्या है? बराबर है। C और B दोनों का टेम्परेचर क्या है? बराबर है। तो A और B का भी टेम्परेचर बराबर होगा। नीचे खड़े खड़े आ नहीं रहे ऊपर। अब रिकॉर्डिंग देख करके रिपीट नहीं करूंगा, मैं कल ही बोला था रिपीट नहीं करूंगा। दूसरे के बाद पे क्यों आते हो? 6 बजे से आ गए हो, नीचे बैठ गप मार रहे हो। तो नीचे आकर के खड़े रहो ना, फिर 7 बजे तक वहीं रहना था, काय आ गए ऊपर? ठीक है, यह जीरोथ लॉ था। ठीक है, जीरो क्या हो गया? कहीं भी बैठो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये जीरोथ लॉ है। तो जीरोथ लॉ का एक और मीनिंग हमको क्या समझ में आया? जीरोथ लॉ गिव्स दैट कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो जीरोथ लॉ से हम लोग को क्या समझ में आ गया कि हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है, ट्रांसफर होता है। जीरोथ लॉ से हमको ये क्लियर हो गया। ठीक, हीट कहां से कहां जाएगा? अगर सिस्टम का हीट, क्या बताया? सिस्टम और सराउंडिंग, दो चीजें बताया था, सिस्टम और सराउंडिंग। समझे? जिसके बारे में स्टडी किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम। उसके बाहर वाली चीजों को क्या कहेंगे? सराउंडिंग। अगर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम और ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, देन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। सिस्टम से लेकर के सराउंडिंग तक हीट ट्रांसफर होगा। अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से,
तो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। और कल मैं साइन कन्वेंशन बताया था, साइन कन्वेंशन में सिस्टम से सराउंडिंग अगर हीट जाता है तो उसको हीट को प्लस लेते हैं कि माइनस लेते हैं? पढ़ो, कल जो लिखाया था उसको पढ़ो जोर से। सिस्टम से सराउंडिंग जाएगा, जोर से पढ़ो ना। सिस्टम, वर्क अब नहीं पूछ रहा हूं, हीट पूछ रहा हूं। when heat is given to the when heat is given to the system, उसको इसलिए बोल रहा हूं पढ़ने के लिए, नहीं तो कंफ्यूजन में रहोगे, है ना। तो क्या होगा, when heat is transferred from the system to the surrounding, उस कंडीशन पे हीट को क्या कहा जाएगा? हीट इज नेगेटिव। केमिस्ट्री से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बार बार वही बता रहा हूं, इसलिए उसको अलग से लिखवाया था, ठीक है। एंड इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, देन हीट is transferred from surrounding to system। उस कंडीशन पे सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट ट्रांसफर होता है, समझ में। तो उस कंडीशन पे हीट क्या हो जाएगा? हीट विल बी पॉजिटिव। उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा? हीट विल बी पॉजिटिव। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब तीन तरह का सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। सिस्टम, पहला सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का क्या मतलब होता है? ओपन सिस्टम का मतलब होता है हीट एंड मैटर कैन बी ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग। समझे? हीट भी जा सकता है सराउंडिंग में और मैटर भी जा सकता है। जैसे खुला, कोई भी क्या बोलेंगे इसको, खुला बर्तन जो है, समझे, ये क्या हो जाएगा? ये एक एग्जांपल हो जाएगा ओपन सिस्टम का। समझ में आ रहा है? इससे हीट भी जा सकता है सराउंडिंग में और मैटर भी जा सकता है। दूसरा सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम किसको बोलते हैं? जिसमें हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बट मैटर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। जिसमें हीट तो ट्रांसफर हो सकता है पर मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता। जैसे एक बंद बर्तन है, समझे, स्टील का बर्तन है लेकिन बंद है, तो उसका हीट जो है, अंदर का हीट जो है बाहर जा सकता है, अंदर का मैटर बाहर नहीं जा सकता। तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं। और तीसरा एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक एडियाबैटिक वॉल रहेगा, कंटेनर में एडियाबैटिक वॉल रहेगा। एडियाबैटिक वॉल में क्या बताया था? जिससे हीट बाहर नहीं जा सकता। नाइदर हीट नॉर मैटर कैन बी ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग में ना ही हीट जाएगा ना ही कोई मैटर जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे थर्मस का एक एग्जांपल कह सकते हो, थर्मस एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, समझे। लगभग प्योरली आइसोलेटेड सिस्टम हो नहीं सकता, जिसमें पानी गर्म रहता है, चाहे गर्म पानी डालोगे तो गर्म रहेगा, ठंडा पानी डालोगे तो ठंडा रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? थर्मस। तो थर्मस में हीट अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं आ सकता, लेकिन इसमें भी आता है, लेकिन बहुत स्लोली आता है। आई बात समझ में? कितना दिन तक, अब कितना दिन तक ऐसा तो बताना संभव नहीं है, डिपेंड करता है कि वो थर्मस नहीं है। थर्मस जो है जिसके अंदर, जिसके बाहर में प्लास्टिक रहेगा, वो थर्मस थोड़ी ना होता है। ठीक है, जल्दी नोट करो, फिर आगे पढ़ाना है, जल्दी जल्दी नोट करो।
टी सी है टेम्परेचर एट सी, टी ए मतलब टेम्परेचर एट ए, टी बी मतलब टेम्परेचर एट बी। ये जो पहला छूटा है इसको रिकॉर्डिंग में देखना क्या बताएं। क्या जीरो लॉ को रिपीट किया हूं और एक्स्ट्रा में ये बताएं, कल के अलावा एक्स्ट्रा में नीचे वाला बताएं। कहा टी एस वाई है वो, टी एस वाई मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टी एस यू मतलब टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, टी एस वाई मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टी एस यू मतलब टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। हो गया? आ रहे हैं सर, थोड़ी देर में आ रहे हैं। कुछ काम था क्या? आ रहे होंगे, बैठिए ना, ऑफिस में बैठ जाइए। हो गया? अब कुछ कुछ बेसिक देखो, आगे का पढ़ने के लिए कुछ कुछ बेसिक अपने को पता होना चाहिए। उसको बेसिक को बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक क्या है देखो, आइडियल गैस इक्वेशन पहले हम लोग को पता होना चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या है? वर्क डन, वर्क डन व्हेन
और गैस इज एक्सपांडेड, कभी भी जब गैस एक्सपांड होगा तो वर्क डन कितना होगा, इसको समझते हैं एक पिस्टन का एग्जांपल लेकर के। एक पिस्टन है, ठीक है, समझे, इसके अंदर एक आइडियल गैस भरा हुआ है, मान लेते हैं एक आइडियल गैस भरा हुआ है, ठीक है, और ये आइडियल गैस का प्रेशर है P, प्रेशर कितना है P, और इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है, इसको एरिया को हम लोग X कह देते हैं। मान लो जब गैस एक्सपांड होगा तो ये पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कराएगा, तो व्हेन गैस इज एक्सपांडेड, व्हेन गैस एक्सपांड्स इट मूव्स पिस्टन आउटवर्ड by exerting force equal to F is equal to pressure into area। पढ़े हो ना, F की वैल्यू क्या होता है, फोर्स की वैल्यू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया के बराबर होता है। तो जितना फोर्स लगाएगा ये कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन, या अगर ऐसा लग रहा है इफ the movement of piston is dx, अगर पिस्टन जो मूव कर रहा है वो dx मूव कर रहा है, देखो पिस्टन dx मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से लेकर के थोड़ा सा आगे गया, पिस्टन यहां से लेकर के थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया, कितना मूव किया, ये dx मूव किया, कितना मूव किया, dx मूव किया, तो मूवमेंट ऑफ द पिस्टन कितना है, dx, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, उस कंडीशन पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, ये हो जाएगा dw इज इक्वल टू F इंटू dx। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू dx, फोर्स की वैल्यू कितना होता है, फोर्स की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया इंटू dx। अब एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहां पर सिलेंडर में हाइट, तो क्या होता है वॉल्यूम। तो dw इज इक्वल टू प्रेशर इंटू dv लिख सकते हैं, dw इज इक्वल टू प्रेशर इंटू dv लिखा जा सकता है। इधर को मिटा दो, dw इज इक्वल टू प्रेशर इंटू dv। तो हम लोग का टोटल वर्क डन अगर देखेंगे, टोटल वर्क डन ये हो जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 इंटू PdV लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 इंटू PdV लिखा जा सकता है। तो ये जो हो जाएगा टोटल वर्क डन का फॉर्मूला हमारा आएगा, कितना होता है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 2 मतलब इसका जो वॉल्यूम था ये कितना वॉल्यूम था, V1, बाद में जब बढ़ गया तो टोटल का वॉल्यूम कितना हो गया, V2। तो वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 2 प्रेशर इंटू dV ये क्या होता है, टोटल वर्क डन होता है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को कैसे लिखते हैं, dw इज इक्वल टू P इंटू dV के बराबर लिखते हैं। समझ में आया, ये दो कॉन्सेप्ट को याद रखना। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है स्टेट वेरिएबल्स, कल कुछ बताया था स्टेट वेरिएबल्स के बारे में। स्टेट वेरिएबल्स तीन होते हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ द सिस्टम, समझे, एक सिस्टम है उसका स्टेट क्या है, स्टेट मतलब किस कंडीशन पे है वो इस डिटरमाइंड बाय थ्री वेरिएबल्स। स्टेट जो है वो तीन वेरिएबल पे डिपेंड करता है, पहला जिसको बोलते हैं वॉल्यूम, दूसरा जिसको बोलते हैं प्रेशर, और तीसरा जिसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर। ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है, क्लियर है। चौथा कॉन्सेप्ट हम लोग को ये याद रखना है, इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं इसको, इंडिकेटर डायग्राम।
इंडिकेटर डायग्राम, एक एक करके सबको दिमाग में बैठाते चलो। पहला क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी। अगर एन की वैल्यू यहां पर क्या है, एन जो होता है नंबर ऑफ मोल होता है, एन की वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। जनरली हम लोग यहां पर एन की जगह 1 पुट करेंगे, मैं बताऊंगा क्यों एन की जगह 1 पुट करते हैं। तो इफ एन इज इक्वल टू 1 तो पीवी की वैल्यू कितना हो जाता है, आरटी के बराबर होता है। पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखना, पीवी की वैल्यू कितना हो जाता है, आरटी के बराबर हो जाता है, याद रहेगा ये। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि अगर गैस एक्सपांड होता है, अगर तुम हीट दोगे तो गैस एक्सपांड होगा, जब गैस एक्सपांड होगा तो वर्क करेगा, समझे। पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होता, वो मैं बाद में बताने वाला हूं। अगर हीट दोगे तो गैस एक्सपांड होगा, एक्सपांड होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कितना वर्क करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर तुमको कहीं पर यूज करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होता है, पीडीवी के बराबर होता है। और टोटल वर्क डन अगर कहीं निकालना है तो वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 पीडीवी के बराबर होगा। यहां पर याद रखना पी कांस्टेंट नहीं है, समझे, पी कांस्टेंट नहीं है। अलग अलग प्रोसेस आएगा, प्रोसेस बताऊंगा कि किसी में पी कांस्टेंट आएगा, किसी में पी कांस्टेंट नहीं आएगा, तो उसका अलग अलग इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। लेकिन बेसिक क्या है, यही है, सब मैं इसी को यूज करने वाला हूं, इसलिए इसको याद रखना, ठीक। तीसरा चीज याद रखना, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसको स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। सिस्टम जो है वो कैसा होगा किसी कंडीशन में, क्या होता है, जनरली क्या होता है, दो चीज वेरी करती है, एक कांस्टेंट रहता है। जो प्रोसेस के बारे में बताऊंगा ना, तो जब अलग अलग प्रोसेस होता है तो उसमें दो चीज वेरी करता है, एक कांस्टेंट होता है। वो सब चीजों को मैं बाद में बताऊंगा, अभी उसको बताने से तुम लोग और कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद क्या रखना है कि 3 स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, और थर्मोडायनेमिक सिस्टम कौन से स्टेट में है वो यही 3 स्टेट वेरिएबल के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं। चौथा है इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम जो होता है, रिलेशन प्लॉट बिटवीन प्रेशर कहां रहेगा, ऑन वाई एक्सिस, प्रेशर को अगर हम लोग वाई एक्सिस पे बनाते हैं, एंड वॉल्यूम ऑन एक्स एक्सिस, वॉल्यूम को कहां बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे बनाएंगे, इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। इसको क्या कहा जाता है, इंडिकेटर डायग्राम। अलग अलग प्रोसेस के लिए इंडिकेटर डायग्राम भी अलग अलग तरह का बनता है, ठीक है। इंडिकेटर डायग्राम में क्या बनाएंगे, एक कोऑर्डिनेट में प्रेशर, वाई एक्सिस में क्या होगा प्रेशर, व एक्स एक्सिस में क्या होगा वॉल्यूम। तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन तुम लोग पढ़े होगे तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ऐसा बनता है, हाइपरबोला वाला ग्राफ बनता है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कैसा ग्राफ बनता है, हाइपरबोला वाला ग्राफ बनता है, ठीक है। तो देखो यहां से इसमें एक एरो होगा, एरो देख करके पहचानना है कि इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि वॉल्यूम घट रहा है। इसको देख करके बता सकते हो कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना मैडम, यहां पर वॉल्यूम कम था, इधर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। ये वाला जो है एक्सपांशन को रिप्रेजेंट करेगा। जब वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर कम होता है तब क्या होता है, एक्सपांशन होता है। कोई चीज एक्सपांड होती है तभी ना उसकी वॉल्यूम बढ़ती है। तो ये किसका, ये वाला जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सपांशन को, ये वाला जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सपांशन को। दूसरा कर्व दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, समझे। ये देखो P और V के बीच में अगर मैं कर्व बनाता हूं, इसका एरो ऐसा है, मतलब पहले वॉल्यूम ज्यादा था, अब वॉल्यूम कम हो गया, ज्यादा से कम हो रहा है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा कंप्रेशन को। ये किसको भी रिप्रेजेंट करेगा, कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में, अलग अलग प्रोसेस के लिए इंडिकेटर डायग्राम भी अलग अलग बनता है और उसका यूज करते हैं, ठीक। अब एरिया अंडर द इंडिकेटर डायग्राम, एरिया अंडर इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम का जो एरिया आएगा, जैसे मैं अगर बोल दूं कि एक कोई भी गैस है उसका प्रेशर यहां से यहां तक बढ़ रहा है, समझे, प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, इसका जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम दे रहा है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम दे रहा है। तो एरिया अंडर इंडिकेटर डायग्राम गिव्स वर्क, एरिया अंडर इंडिकेटर डायग्राम क्या देता है, वर्क को रिप्रेजेंट करता है। याद रखना, एरिया अंडर इंडिकेटर डायग्राम गिव्स
वर्क, मतलब जो टोटल वर्क का हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं ना, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी V1 से लेकर के V2, इसको रिप्रेजेंट करता है, इसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर तुम लोग कैलकुलस पढ़े होगे तो हम लोग छोटा सा भाग लेते हैं, एरिया निकालने के लिए तुम लोग कैलकुलस पढ़े नहीं हो तो इसको उतना जानने की जरूरत नहीं है। समझे, एरिया किसी को चीज का निकालना है, देखो जिन लोग मैथ्स वाले भी 12th में पढ़ना है इसको, समझे, तुम लोग को 12th में पढ़ना है, क्लियर है। तो इसको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज याद रखो कि P और V के बीच में जो एरिया आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन हो रहा है मतलब क्या है, सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है, समझे, सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है, तो उस कंडीशन पे वर्क को क्या लिया जाता है, सिस्टम जब सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है तो क्या लिया जाता है, वर्क को, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। और कंप्रेशन में वो दब रहा है, मतलब सराउंडिंग जो है सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है, तो उस कंडीशन पे वर्क को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। एरिया निकालोगे तो दोनों में पॉजिटिव ही आएगा, याद रखना, समझे, एरिया निकालोगे तो दोनों में पॉजिटिव ही आएगा, समझे, क्योंकि जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ना तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही में ही मिलता है, ठीक है। एरिया निकालोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, क्लियर है। लेकिन इसमें क्या लोगे, कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होता है, इसको लिख लो, कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होता है, एक्सपांशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है, समझ में। इन कंप्रेशन work done is negative and in expansion work done is positive।
उसको यहाँ पर इंडिकेटर डायग्राम करके रिप्रेजेंट किया जाता है, बस और कुछ नहीं। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम ही तुमको कई सारे प्रोसेस को भी इंडिकेट करेगा, समझे। इसको इंडिकेटर डायग्राम क्या बोलते हैं, अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं। जैसे एक आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ोगे आगे। आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं, किसी भी प्रोसेस जो बहुत स्लो करते हैं अपन, समझे, हीट को देते हैं और सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होने देते हैं, समझ में, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। बहुत स्लो चीजें होती है, समझे, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो उसका पीवी डायग्राम बनाओगे ना, तो वो क्या है, ज्यादा झुका हुआ नहीं आएगा, वो सीधा सीधा टाइप का आता है, ठीक है। फिर एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट अपन जाने नहीं दे रहे सराउंडिंग में, तो उसका वो जैसे है जो किसी भी चीज को बहुत जल्दी करते हैं तो उसका पीवी इंडिकेटर डायग्राम ज्यादा स्टीप बनता है, तो इसलिए इसको इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग हो जाता है। केमिस्ट्री में जब पढ़े होगे, बॉयल्स लॉ पढ़े होगे, तो सिंपल ये बता दिया गया होगा कि P और V के बीच में ऐसा कर्व होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, समझे। यहां पर T को कांस्टेंट मान करके पीवी डायग्राम बनाते हैं केमिस्ट्री में। लेकिन यहां पर जब हम लोग आगे कई प्रोसेस पढ़ेंगे, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे, तो उसमें T कांस्टेंट नहीं होता है। आइसोथर्मल में T कांस्टेंट होता है, लेकिन जब एडियाबैटिक पढ़ेंगे तो उसमें T कांस्टेंट नहीं होता है। तो सबको धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसका चिंतन ही, अभी जो है दिमाग में ये सब चीजें रखे रहो बस। जीरोथ लॉ क्लियर है सभी को। जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि जो टेम्परेचर है वही इंडिकेट करता है कि हीट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझे। थर्मल इक्विलिब्रियम में सब जगह का टेम्परेचर बराबर होता है, क्लियर है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। जीरोथ लॉ के बाद अब आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस तरह से मान लो, जैसे मैं टीचर हूं, तो मेरी जो, मैं मतलब मान लो कि मैं जो खाना खाता हूं उससे हीट जनरेट होता है, तो वो हीट किस किस काम आता है, अगर बोलोगे दिन भर में मेरा हीट किस काम आता है, दो कैटेगरी। खाने में नहीं, खाना खा लिया, पढ़ाने में, तो पढ़ाना मेरा क्या है, काम है, तो एक वर्क में जाएगा, और कहीं जाता है, और कहीं वर्क हो गया, एक वर्क हो गया। वर्क के अलावा कुछ करता हूं जिसमें वर्क नहीं हो रहा, ऐसा कुछ करता हूं जिसमें कुछ वर्क नहीं हो रहा, वो सब वर्क है। जैसे इस तरह से समझो कि एक टीचर का काम क्या होता है, एक तो पढ़ाना, दूसरा स्टूडेंट को मोटिवेट करना, समझे, दो काम होता है। तो मैं दो काम करता हूं, एक पढ़ाना जो मेरा काम है, दूसरा मैं मोटिवेट करता हूं। मोटिवेट करना मतलब तुम्हारी एनर्जी बढ़ाता हूं, समझे, तुम्हारी एनर्जी को बढ़ाता हूं कि तुम लोग पढ़ोगे। उसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि हीट गिवन टू अ सिस्टम, हीट गिवन टू अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम में कभी भी हम लोग हीट देते हैं, विल हैव टू इफेक्ट, दो काम करेगा। किसी भी सिस्टम में जब हम लोग हीट देते हैं तो वो दो काम कर सकते हैं। पहला काम करेगा क्या, इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम, ठीक है। कि कभी भी अपन हीट देंगे किसी में भी, तो वो पहला काम क्या करेगा, किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी यू को बढ़ाएगा। जैसे उसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर जब में हम लोग नीचे से हीट देते हैं तो शुरू से ही वो वर्क करने लगता है क्या, शुरू से ही उसका सीटी ऊपर आ जाता है क्या। तो जब उसका सीटी ऊपर नहीं आ रहा है तब तक उसका वर्क डन क्या है, जीरो। तो हीट कहां जा रहा है उस कंडीशन पे,
प्रेशर को बढ़ा रहा है, प्रेशर को बढ़ाने से वर्क डन तो नहीं हो रहा। प्रेशर बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही। प्रेशर बढ़ रहा है का क्या मतलब हो गया, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, मतलब अंदर जो पानी है वो पानी क्या बना होगा, पहले गर्म हुआ होगा, गर्म होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मतलब क्या हो गया कि पानी की, जैसे मान लो तुम प्रेशर कुकर में खाली पानी डाले हो, सिर्फ पानी डाले और कुछ नहीं डाले हो, तो पानी की इंटरनल एनर्जी पहले प्रेशर कुकर बढ़ाएगा, ठीक। तो हीट देने का पहला काम क्या हुआ कि टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहला क्या किया, इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दूसरा क्या काम करा, इट विल डू सम वर्क, कुछ वर्क भी करेगा, वाइल इट विल डू सम वर्क, कुछ वर्क भी करेगा, ठीक है। तो मान लो इफ डेल्टा क्यू इज स्मॉल अमाउंट ऑफ heat given to the system from surrounding से कुछ हीट सिस्टम में दिया गया, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। जो हीट सराउंड सिस्टम में दिया जाता है उस हीट को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। साइन कन्वेंशन को भूलना मत, समझे। सराउंडिंग से सिस्टम में एक हीट दिया गया तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इफ increase in internal energy, increase in internal energy is delta u, increase in energy, थोड़ा सा increase हुआ एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज होता है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, इंटरनल एनर्जी जब डिक्रीज होता है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, मान लेते हैं डेल्टा यू, एंड डेल्टा डब्ल्यू is small amount of work, small amount of work done by the system to the surrounding। सिस्टम जो है सराउंडिंग के ऊपर जो वर्क करेगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू। तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ के नियम के अनुसार कि कोई भी जो हीट है उसका दो काम होता है, एक सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना और दूसरा काम क्या होता है, सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग में कुछ वर्क करवाना, सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग में कुछ वर्क कराना। तो मैथमेटिकली अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या बताया था, पी डेल्टा वी बताया था, पी इंटू वी, पी डीवी बताया था, ठीक है। तो इफ रेट इज स्मॉल, समझे, स्मॉल रेट होता है तो हमको इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या है कि जो चेंज है वो बहुत छोटे थोड़े टाइम के लिए देख रहे हो अपन, समझे। जैसे तुम लोग को उसमें भी पढ़ाया था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बराबर वी एवरेज होता है, ठीक है। अगर टाइम को एकदम स्मॉल कर दिया जाए तो dx बाई dt हो जाता है, जिसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते थे, याद है। तो उसी तरह से ये क्या है, एवरेज हीट, ये क्या है, एवरेज इंटरनल एनर्जी, ये क्या है, एवरेज वर्क। जब हम लोग उसको बहुत थोड़े टाइम के लिए देखते हैं फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, तो ये क्या बन जाता है, डी क्यू बन जाता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी बन जाता है। आया बात समझ में। अब इफ इन सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन आ गया, लेट बी डीवी इज इक्वल टू जीरो, डीवी का वैल्यू जीरो, मतलब वॉल्यूम की वैल्यू तुम कांस्टेंट करके रखो, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। मतलब क्या हो गया कि जो तुम ढक्कन है उसको ना उठने नहीं दे रहे हो, पिस्टन को उठने नहीं दे रहे हो, वॉल्यूम बढ़ने नहीं दे रहे हो, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
जीरो होता है कि नहीं होता? तो डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो इन दैट कंडीशन डी क्यू विल बी इक्वल टू डी यू। उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा? डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी यू के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? दूसरा कंडीशन है, देखो, एक फॉर एन आइडियल गैस की कंडीशन के लिए, फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। समझे? आइडियल गैस में क्या मानते हैं कि मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर है। समझे? मॉलिक्यूल्स जब बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वो कब होता है? जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत कम है। प्रेशर कम है तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर है, दूर दूर होंगे तो गैस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, गैस में खाली क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो आइडियल गैस में क्या माना जाता है कि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इन दैट कंडीशन इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, आगे हम लोग आइसोथर्मल वाला जो केस पढ़ेंगे ना, प्रोसेस, उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट देन डी यू की वैल्यू उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा? उस कंडीशन पे डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो हमारा डी क्यू जो होगा इट विल बी इक्वल टू पी डीवी के बराबर होगा, या बोल सकते हैं डी डब्ल्यू के बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। तो दो कंडीशन अभी फिलहाल हम लोग देखे। पहला कंडीशन क्या है कि अगर तुम वॉल्यूम को कांस्टेंट करके रखते हो, अगर तुम वॉल्यूम को कांस्टेंट करके रखते हो तो हीट जो है वो पूरा का पूरा यूज होता है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। समझ में आ रही बात? जब हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट करके रखते हैं, ठीक है, जिसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं हम लोग, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, यहां पर एक आइसोकोरिक प्रोसेस आगे करके हम लोग पढ़ेंगे। उसमें वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्यूम को हम लोग कांस्टेंट करके रखते हैं। वॉल्यूम को क्या करके रखते हैं? कांस्टेंट करके रखते हैं। तो उस समय जितना भी अपन हीट देते हैं वो पूरा का पूरा किस चीज में प्रयोग हो जाता है? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में प्रयोग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब प्रेशर कुकर का सीटी को भी ना तुम एक तो वजन से सीटी को उसको दबा के रखो कि सीटी उठ ना पाए, समझे, तो तुम क्या कर रहे हो? उसका गैस को एक्सपांड होने नहीं दे रहे हो, प्रेशर उसका वॉल्यूम को कांस्टेंट करके रखे हो। तो उस समय जितनी हीट दी जाएगी वो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आएगा। क्लियर है? दूसरा प्रोसेस जिसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ये भी आइडियल गैस के लिए ना, आइडियल गैस में ही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसका जो इंटरनल एनर्जी है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। याद रखना, आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर तुम टेम्परेचर को बदलने नहीं दोगे तो इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगा। समझे? कैसे टेम्परेचर को नहीं बदलने दोगे? मान लो किसी चीज को तुम गर्म कर रहे हो, इमेजिन करो कि किसी को तुम बहुत धीरे धीरे गर्म कर रहे हो और उसको खुला रख के गर्म कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम मिट्टी के बर्तन पे खाना बना रहे हो, मिट्टी के बर्तन में हीट जो है ना बहुत धीरे धीरे आता है खाने में, और क्योंकि खाना खुला है तो वो हीट कंटिन्यूअसली ट्रांसफर भी होते जा रहा है। समझ में आ रही बात? हीट कंटिन्यूअसली ट्रांसफर भी होते जा रहा है। तो उस समय पूरा का पूरा जो हीट है ना वो किस चीज में प्रयोग होता है? वर्क को करने में प्रयोग होता है। इंटरनल एनर्जी उसमें नहीं बढ़ती किसी का भी। इंटरनल एनर्जी क्या गर्म होगा? गर्म की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगा मतलब क्या है कि उसके अंदर का जो खाना है उसकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी, समझे? उसका जो पहले एनर्जी था उतना ही एनर्जी रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां से एक और चीज है कि खाना अच्छा क्यों बनता है? मिट्टी के बर्तन में खाना अच्छा क्यों बनता है? क्योंकि जो खाने का स्वाद है उसके अंदर का जो कंटेंट है वो कंटेंट की एनर्जी चेंज नहीं होती, इसलिए खाने का स्वाद भी जो चेंज नहीं होता। अगर तुम उसमें गोभी डालोगे तो गोभी का टेस्ट भरपूर आएगा सब्जी में, और उसको बहुत तेजी से बनाओगे तो गोभी का टेस्ट चल देगा। समझ में आ रहा है? उसकी जो कंटेंट है, उसका जो मैटर है ना, जैसे गोभी का मैटर वो चेंज नहीं होगा उसमें। समझ में आ रही बात? उसके अंदर तुम शिमला मिर्च डाले हो तो उसका टेस्ट नहीं बदलेगा, उसका कंटेंट नहीं बदलेगा। और अगर उसको अगर बहुत तेजी से पका दिए, फास्ट फूड जो होता है उसको बहुत तेजी से पकाते हैं हम लोग, तो उसमें कंटेंट बदल जाता है। समझ में आ रही बात? तो दिमाग में रखने वाली बात फिर से रिपीट कर रहा हूं
कि अगर वॉल्यूम को आप मेंटेन करके रखते हो, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके रखते हो, बढ़ने नहीं दे रहे हो, तो उस कंडीशन पे वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वर्क डन जब जीरो हो जाएगा तो जितना हीट दिया जा रहा है सिस्टम को, जितना हीट दिया जा रहा है वो किस चीज में प्रयोग हो रहा है? वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में प्रयोग हो रहा है। ठीक, अब हाँ हाँ फटेगा, वो फटेगा, बहुत देर बाद फटेगा भाई। इंटरनल एनर्जी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा तो कुकर ही फट जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं, वो बात की प्रोसेस है। समझे? कुकर फट जाना मतलब वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, बताऊंगा मैं उसको भी। कुकर का फट जाना एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। क्या बताऊंगा? आप सबर करो ना, आगे बताऊंगा सब। कोई भी चीज बहुत रैपिडली होता है ना, बहुत रैपिडली होता है, तो उसको एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे टायर का फट जाना, कुकर का फट जाना, समझे? किसी की इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा थी और वो अचानक से फट गया, समझ में? अचानक से फट गया तो हीट ट्रांसफर नहीं होता, टेम्परेचर लेकिन चेंज हो जाता है। एकदम रैपिडली टेम्परेचर चेंज हो जाता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता। बताऊंगा मैं आगे चल के, अभी उसमें मत जाओ। ठीक है, उसको एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। समझे? जो कुकर फट जाना बोल रहे हो ना, ये इसमें नहीं आता। देखो मैं तुमको क्या बताया, तीन स्टेट वेरिएबल होते हैं, पी, वी और टी। इसमें दो बदलेगा कोई सा भी, या तो पी और वी को बदलो टेम्परेचर कांस्टेंट करके, या वी और टी को बदलो प्रेशर कांस्टेंट करके, या पी और टी को बदलो वॉल्यूम कांस्टेंट करके। समझे? इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है जिसमें हीट नहीं बदलता। समझे? एक में प्रेशर कांस्टेंट है, उसको आइसोबारिक बोलते हैं, उसको पढ़ना नहीं है, लेकिन आइसोबारिक नहीं पढ़ना अपने को। यहां पर क्या पढ़ना है? आइसोथर्मल पढ़ना है और एडियाबैटिक पढ़ना है। समझे? ये वाला भी नहीं पढ़ना है, इसको खाली इतना बता दिया, इतने में खत्म है। समझे? वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग वो नहीं पढ़ते जिसमें वर्क डन जीरो है। जब हीट कुछ काम ही नहीं कर रहा तो मैं क्यों पढ़ूं उसको? समझे? तो खाली इतना याद रखना है कि अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। और हीट किसमें प्रयोग होगा? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। ठीक, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज, डी डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, डी यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी का चेंज है, इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है तो काहे चेंज होगा? उतना ही रहेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर तुम कांस्टेंट करके रखते हो तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। खाना बनाने का एक और कला ये भी होता है, जिन लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ना, वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। समझे? उस चीज का ध्यान रखते हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा अगर चेंज होने लगेगा ना तो खाना अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए क्या है, तुम देखोगे जो यूट्यूब में जो अच्छे कुक होते हैं वो लोग मसाला पकाते समय थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं। डालते हैं कि नहीं डालते हैं? थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डाल के रखते हैं कि हीट में ज्यादा चेंज लाने से मसाला जो है खराब बन जाएगा, खाना अच्छा नहीं बनेगा तुम्हारा। खाना बनाने का एक ये भी टेक्निक है कि उसका टेम्परेचर चेंज मत होने दो ज्यादा, उसको स्लो प्रोसेस से करने दो। मसाला जब जलेगा ना तो इतना खराब टेस्ट आएगा ना, इसलिए उसमें पानी डालते रहो थोड़ा थोड़ा। पानी भी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बहुत ज्यादा डाल दिए तो क्या होगा? तो भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। बहुत कम डाले, एकदम कुछ नहीं डाल रहे हो तो भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इसलिए खाना अच्छा बनाने का एक टेक्निक होता है, थोड़ा थोड़ा एक कप में मैं जब बनाता हूँ ना, एक गिलास में पानी रखता हूँ। 1 घंटा खाना पकाता हूँ, अगर मैं कुछ बनाता हूँ 1 घंटा पकाता हूँ, इतनी इतनी पानी डाल डाल के, तेल नहीं डालता ज्यादा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के पकाऊंगा उसको। ठीक है, तो यहां पर भी यही दिमाग में रखना है कि अगर किसी कंडीशन पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर जीरो होगा तो डीयू की वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। और टोटल हीट जो दिया जा रहा है वो किसमें प्रयोग हो रहा है? वर्क करने में। टोटल हीट जो दिया जा रहा है वो किसमें प्रयोग हो रहा है? वर्क करने में। क्लियर है बात? चलो नोट कर लो।
कल मैं कोशिश करूंगा चैप्टर को खत्म कराने का, पढ़ के आना। ठीक है, न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, एक दो तो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। हैं? लॉन्ग मतलब लॉ? लॉ तो 3 लॉ है, तुमको पढ़ना नहीं है 3 लॉ, 2 ही लॉ तक पढ़ना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे तो वहां ज्यादा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, तुम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन ये है ज्यादा नंबर का नहीं आता है, थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा नंबर का नहीं आएगा, काइनेटिक थ्योरी थोड़ा आएगा। अरे तो दोनों अलग अलग है, केमिस्ट्री में तुम ये पढ़ते हो कि तुम हीट दे रहे हो केमिकल में, फिर जो है हीट जब दे रहे हैं केमिकल में तो उसको नेगेटिव मानते हैं, और केमिकल जो हीट दे रहा है हम लोग को बाहर से उसको पॉजिटिव मानते हैं। समझे? जैसे तुम कोयलक जलाओगे तो कोयलक जब जलाते हैं तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो कोयला तुमको कितना हीट दे सकता है उसको पॉजिटिव मानते हैं। हम लोग केमिकल से हीट चाहते हैं और इसमें हम लोग हीट दे रहे हैं, इसलिए दोनों में अंतर हो जाता है। समझ में आ रहा है? केमिकल से क्या करते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या अंतर होता है? कैसे कराते हैं न्यूक्लियर? कैसे कराते हैं? उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, उसमें प्रोटॉन भी चेंज नहीं होता, न्यूट्रॉन चेंज होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों चेंज होता है उसमें केमिकल रिएक्शन। इसलिए तुम लोग को ना न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं पढ़ाया जाएगा ज्यादा, वो बहुत हाई लेवल का वो है। इसके बाद ये हो जाएगा कल ये देखते हैं परसों तक न्यूमेरिकल वगैरह लेकर के, तो फिर एक चैप्टर बस बच जाएगा अपना शाम वाले में। तुम लोग जो है सुबह वाले क्लास में टाइम से आओ और कम बात करो तो वो भी जल्दी जल्दी होगा। अभी जो है ना कम बात करो, फिर ना गर्मी की छुट्टी में पूरा मन का सवाल जो है ना पूछ लेना, जितना है भूत प्रेत सब कुछ पूछ देना एक साथ। तो हो गया, मेरे को भी सिलेबस कराना है ना, उतना बताने लोग अलग अलग उसका वो है। हाँ, सिस्टम सराउंडिंग के लिए वर्क करेगा, हम सिस्टम से काम करवाना चाहते हैं, और जब केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो केमिकल से हम लोग काम करवाना चाहते हैं। आइसोकोरिक आइसोबारिक भी है, साइक्लिक भी है, एडियाबैटिक भी है। आइसोथर्मल कहाँ है? कल हो जाना चाहिए, मेरे को उम्मीद है, फिर न्यूमेरिकल कुछ कुछ करा दूंगा, हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, फिर कल आओ 10:30 बजे। 10:30 बजे से क्लास चालू कर दूंगा, तुम अकेले भी आ जाओगे तो ऊपर आ जाना, चालू करवा दूंगा क्लास में, ठीक है? वो कल पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा। हाँ तो दोनों देखूंगा ना कौन